नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को जारी रखते हुए सरिस्का श्रृंखला चतुर्थ में पोक्सो एक्ट 2012 और 2019 में क्या अमेंडमेंट हुए, उन पर आधारित क्वेश्चंस का कलेक्शन आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। और पोक्सो एक्ट पर आधारित क्वेश्चंस है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी इन केवीएस, एनवीएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी। यानी कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ये सवाल है वो पूछे जा रहे हैं, उन पर आधारित क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। मतलब कि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बना लिया है। और इस चक्रवाती प्लान के तहत सर्विस रूल से एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी तैयार करवाया जा रहा है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सरिस्का श्रृंखला चतुर्थ का पहला क्वेश्चन। 61. Abatement of an offense. A person shall be deemed to have abated an offense if। यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। Instigates any person to do that offense or engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that offense if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that offense। थर्ड पॉइंट है, और intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that offense। हिंदी अर्थ देख लीजिए। कोई व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण या उकसाना या प्रयास करने वाला माना जाएगा यदि उक्त कार्यों में लिप्त पाया जाता है। सही विकल्प का चयन करें तो ये कार्य बता दिए गए हैं। पहला है instigates any person to do that offense or engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that offense if an act or illegal omissions and in order to the doing of that offense। और थर्ड है, और intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that offense। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा गलत हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और डी है फर्स्ट थर्ड ओनली। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तीनों हैं वो किसमें आ जाएंगे, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस में आ जाएंगे। मतलब कि दुष्प्रेरणा या कह सकते हैं कि उकसाने के लिए या प्रयास करने के लिए, तो ये सभी कार्य हो जाएंगे। सबसे पहला है इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस, मतलब कि उनको ऐसा करने के लिए मजबूर कर देना। दूसरा है इंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी, मतलब इस तरीके की घटना में शामिल करवा देना। फॉर द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परस्यूएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी एंड इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस, मतलब कि इस तरीके की दुर्भावना से ये कार्य करवा देना, शामिल करवाना, उसको हम दुष्प्रेरण या अबेटमेंट बोल रहे हैं। और थर्ड है, और इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस, मतलब कि इंटेंशनली इस तरीके से प्रचारित करना या इलीगल ओमिशन ऐसा कृत्य करवा देना जो कि इलीगल माना गया है उसको करवा देना। ये क्या हो जाएगा, अबेटमेंट में आ जाएगा। और इसके लिए क्या है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये दुष्प्रेरण का क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। इसमें ये तीनों पॉइंट है हमारे सही हो जाएंगे और सही उत्तर हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल। Move to question number 62. If a person abates, attempts to commit an offense or is found to be involved in the said acts, what is the provision of punishment? यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिए दुष्प्रेरण, उकसाता है, अपराध करने का प्रयास करता है या उक्त कृत्यों में शामिल पाया जाता है तो सजा का प्रावधान क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट अंडर दिस एक्ट, और फाइन, और बोथ। सी है डेथ पेनल्टी, डी नो पनिशमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब है कि पोक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत ये कोई प्रोविजन है जहां पर अपराध के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। तो सजा के प्रावधान के तहत 2012 पोक्सो एक्ट 2012 के तहत जो मैक्सिमम पनिशमेंट है
उसका आधा पनिशमेंट है वो इस कृत्य के लिए उकसाने के लिए या दुष्प्रेरण के लिए क्या हो जाएगा, आधा पनिशमेंट है कम से कम दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि मैक्सिमम लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट है उसका हाफ उसको दिया जाएगा अगर वो दुष्प्रेरणा से इस तरीके से किसी को उकसा रहा है या बहका रहा है या अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट अंडर दिस एक्ट मीन्स पोक्सो एक्ट 2012 और फाइन और बोथ। सही उत्तर हो जाएगा बी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। What are the proactive measures to prevent child sexual abuse under the child protection policy of the school? स्कूल की बाल संरक्षण नीति के तहत बाल यौन शोषण को रोकने के लिए सक्रिय उपाय क्या हैं? ये उपाय हैं कौन कौन से हैं उनको हमें पता लगाना है। देख लेते हैं ऑप्शन। Schools must conduct background check and police verification for all staff members. B. No staff shall take the child to the bathroom alone without being accompanied by a helper. No teacher will lock the classrooms from inside. C. Teachers, management, and all employees of institutions need to be made aware about the provisions of the Act. और नेक्स्ट ऑप्शन है ट्राई एंड रिक्रूट ए फुल टाइम या विजिटिंग काउंसलर। और ई ऑप्शन है ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। स्कूल्स मस्ट कंडक्ट बैकग्राउंड चेक, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर ऑल स्टाफ मेंबर्स। अगर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो बैकग्राउंड चेक करेंगे, मतलब कि उनकी पृष्ठभूमि, पिछला जो कार्य क्षेत्र है वो देखा जाएगा। साथ में पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाना चाहिए। साथ में नो स्टाफ सेल टेक द चाइल्ड टू द बाथरूम अलोन, मतलब कि कोई भी स्टाफ है बच्चे को बाथरूम में अकेले नहीं ले जाएगा, बिना किसी हेल्पर के, मतलब कि हेल्पर के साथ में बाथरूम में ले जाया जा सकता है और वो उसके उद्देश्य है वो अलग है, मतलब कि कोई इंटेंशन इस तरीके का नहीं हो कि बच्चे का दुरुपयोग किया जा सके। नो टीचर विल लॉक द क्लासरूम्स फ्रॉम इनसाइड, मतलब कि जब टीचर क्लासरूम के अंदर है तो कोई भी परिस्थिति में क्लासरूम को अंदर से बंद नहीं करना चाहिए, कुंडी नहीं लगानी चाहिए। सी है टीचर्स, मैनेजमेंट एंड ऑल एम्प्लॉयज ऑफ इंस्टीट्यूशंस नीड टू बी मेड अवेयर अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब उनको खुद को भी ये प्रोविजन के तहत जानकारी होनी चाहिए और साथ में बच्चों को भी अवेयर करें कि अगर आपका कोई शोषण कर रहा है, कोई दुरुपयोग कर रहा है तो वो तुरंत आप सूचित करिए। और कौन कौन से दुरुपयोग की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन से कृत्य हैं वो सेक्सुअल या बाल यौन शोषण के तहत आते हैं, तो बच्चों को भी ये बात बताएं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनका शोषण किया जा रहा है, इसलिए ये अवेयरनेस है वो देनी होगी टीचर के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा और साथ में जो भी एम्प्लॉई है उस इंस्टीट्यूशन के, उनको बच्चों को बताना है, साथ में आपस में भी इनकी जानकारी होनी चाहिए। डी है ट्राई एंड रिक्रूट ए फुल टाइम या विजिटिंग काउंसलर, मतलब कि काउंसलर की भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए, या तो फुल टाइम हो या विजिटिंग हो, गेस्ट काउंसलर है वो भी लगाया जाए स्कूल के लिए। ये सभी कार्य हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, स्कूल की बाल संरक्षण नीति के तहत आ जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ई, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 64। What measures should be adopted to implement the POCSO Act for residential schools? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवासीय विद्यालयों के लिए पोक्सो अधिनियम को लागू करने के लिए क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हाउस मास्टर्स, हाउस मिस्ट्रेसेस। बी है अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल मेट्रॉन्स इन गर्ल्स डॉर्मेट्रीज। सी अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसलर फॉर काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मतलब कि अगर आवासीय विद्यालय है तो वहां पर पोक्सो अधिनियम को लागू करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हाउस मास्टर्स को बताना होगा, हाउस मिस्ट्रेस को भी ये ट्रेनिंग देनी होगी कि पोक्सो एक्ट के तहत क्या कृत्य है वो शोषण के अंतर्गत आते हैं और अगर ऐसा करता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है, ये जानकारी हाउस मास्टर और हाउस मिस्ट्रेस को होनी चाहिए। साथ में अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल मेट्रॉन्स इन गर्ल्स डॉर्मेट्री, अगर गर्ल्स डॉर्मेट्री है तो वहां पर फीमेल मेट्रॉन है वो लगी हुई होनी चाहिए, उसको अपॉइंट करना चाहिए। और सी है अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसलर फॉर काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, तो काउंसलर होना जरूरी है जिससे कि बच्चों को वो काउंसिल कर पाए, साथ में बच्चों को अवेयर कर पाए और बच्चे हैं अपनी बात को कह सके काउंसलर से,
तो मेल और फीमेल काउंसलर है वो होने चाहिए। नवोदय विद्यालय ने काउंसलर है उनको अपॉइंट करना शुरू कर दिया है, वो काउंसलर हैं, बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, मेल फीमेल काउंसलर है वो लगाना अनिवार्य कर दिया है, रिक्रूटमेंट होना शुरू हो गया है। इन मेजर्स को अपना करके और नवोदय विद्यालय में पोक्सो अधिनियम के बारे में जागरूक किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है पोक्सो अधिनियम को। सही उत्तर हो गया हमारा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला 65। द मेंबर्स ऑफ द चिल्ड्रंस कंप्लेंट एंड रिड्रेसल कमिटी फॉर द पोक्सो एक्ट 2012 एट द स्कूल लेवल विल बी एज अंडर, सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन। पोक्सो अधिनियम 2012 को स्कूल स्तर पर सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक स्कूल में यौन शोषण की शिकायतों के लिए शिकायत या सुझाव पेटी का ड्रॉप बॉक्स कहाँ रखा जाना चाहिए? मतलब कि बच्चों की शिकायत है, उनको सुनना, उनको प्राप्त करना और उनका समाधान करना, उसके लिए कमेटी है, कोई ड्रॉप बॉक्स रख सकती है। वो ड्रॉप बॉक्स है या शिकायत सुझाव पेटिका है, कहाँ पर रखी जानी चाहिए विद्यालय में? It should be placed in an open place so that the complaining can be seen by all. B. It should be installed in a closed place so that principal can see the complaining. C. A safe place where the child can put his complaint without any fear. D. It should be put at the entrance of the school so that every child can be monitored. सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेफ प्लेस वेयर द चाइल्ड कैन पुट हिज कंप्लेंट विदाउट एनी फियर, मतलब कि वो स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि सुरक्षित स्थान हो और कंप्लेंट करने वाला बच्चा है वो डरे नहीं, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई उसको देख रहा है। तो कंप्लेंट बॉक्स है वो इस तरीके के सेफ प्लेस पर रखा जाए जिससे कि बच्चा बिना डर के उसमें अपनी शिकायत डाल सके। ये बाकी पॉइंट है गलत हो रहे। इट शुड बी प्लेस्ड इन एन ओपन प्लेस सो दैट द कंप्लेनिंग कैन बी सीन बाई ऑल, मतलब सभी लोग देख रहे हों, या तो उसके साथी है या दूसरे लोग उसको देख रहे हों, तो हो सकता है कि वो शर्म की वजह से ये शिकायत उसमें डालेगा ही नहीं। साथ में इट शुड बी इंस्टॉल इन ए क्लोज्ड प्लेस सो दैट प्रिंसिपल कैन सी द कंप्लेनिंग, तो ये बात भी गलत हो जाती है कि प्रिंसिपल है वो देखे कि कौन इसमें बॉक्स में डाल रहा है, तो ये बात भी ठीक नहीं लगती है। इट शुड बी पुट एट द एंट्रेंस ऑफ द स्कूल, मतलब कि स्कूल के फ्रंट में होना चाहिए। सो दैट एवरी चाइल्ड कैन बी मॉनिटर्ड, मतलब प्रत्येक बच्चा है वो मॉनिटर किया जा सकता है। तो यहाँ पर एंट्रेंस पर हो सकता है पर बच्चा सेम करेगा शर्म की वजह से या दूसरे कारणों से उसमें अपनी कंप्लेंट नहीं डालेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सेफ प्लेस होना चाहिए जहां पर बच्चा बिना डर के बिना भय के अपनी कंप्लेंट है उसको बॉक्स में डाल सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सेफ प्लेस वेयर द चाइल्ड कैन पुट हिज कंप्लेंट विदाउट एनी फियर। Question number 66. The members of the Child Grievances and Redressal Committee for the POCSO Act 2012 at the school level will be as follows. Select the wrong option. मतलब कि चाइल्ड ग्रीवेंसेज और रिड्रेसल कमिटी में कौन कौन मेंबर होंगे और कौन नहीं होंगे वो गलत ऑप्शन हमें पहचानना है। देख लेते हैं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, बी वन मेल एंड वन फीमेल पेरेंट, सी वन मेल टीचर, वन फीमेल टीचर, वन नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर, और डी वन फीमेल स्टूडेंट, वन मेल स्टूडेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, वन मेल एंड वन फीमेल पेरेंट। ये गलत हो रहा है। बाकी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल कोई भी एक हो सकता है इस कमेटी में। साथ में वन मेल टीचर होगा, वन फीमेल टीचर होगा और वन नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर कोई भी एक हो सकते हैं, और साथ में वन फीमेल स्टूडेंट होगा, वन मेल स्टूडेंट होगा, तो ये सब होंगे। परंतु ये गलत है, वन मेल और वन फीमेल पेरेंट है, ये ऑप्शन गलत हो रहा है। यहाँ पर मेल फीमेल पेरेंट हैं वो कमेटी में हो सकते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी में हो सकते हैं, परंतु ये स्कूल लेवल पर कमेटी अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो इनमें ये सभी होंगे। ये हमारा बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी, वन मेल एंड वन फीमेल पेरेंट। क्वेश्चन देख लेते हैं 67। सेंट्रलाइज्ड चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अंडर पोक्सो एक्ट 2012 एट स्कूल लेवल डैश एंड द नेम ऑफ द टीचर इन चार्ज शुड बी डिस्प्लेड एट प्रोमिनेंट प्लेसेस। स्कूल स्तर पर पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत केंद्रीकृत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, वो हेल्पलाइन नंबर है हमें पता होनी चाहिए, और प्रमुख स्थानों पर प्रभारी शिक्षक का नाम प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि इस तरीके की कंप्लेंट है वो कौन सुन रहा है, कौन इन कंप्लेंट को कलेक्ट कर रहा है, तो वो प्रभारी शिक्षक है, इंचार्ज शिक्षक है,
उसका पता होना चाहिए, और हेल्पलाइन नंबर क्या है वो हमें पता होना चाहिए। देख लेते हैं हेल्पलाइन नंबर। 1098, 1078, 1066 और 1091। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए, 1098, मतलब कि 1098 ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। नेशनल लेवल पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो 1098 है। इस तरीके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। सेंट्रलाइज्ड चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है पोक्सो एक्ट 2012 के तहत क्या है, 1098 है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 68। Children are touched by someone on their body. How many types of touch are there? बच्चों को उनके शरीर पर किसी के द्वारा छुआ जाता है। बताएं कि स्पर्श कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से छूने के उद्देश्य होते हैं, तात्पर्य होते हैं, उनको कैटेगराइज किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। गुड टचेज आर दोज टचेज दैट मेक अस फील हैप्पी, सेफ एंड loved. B. Bad touches are those touches that hurt us, like kicking, hitting, and biting. C. Sexual abuse touch is defined as forced or tricked touch of private body parts. D. All the above. सही उत्तर हो जाएगा। कितने प्रकार के टच माने जाते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। गुड टचेज, अच्छे टच में किसको माना जाएगा? are those touches that make us feel happy, safe and loved माना जाएगा। साथ में बैड टचेज कौन से हो जाएंगे? आर दोज टचेज दैट हर्ट अस, लाइक किकिंग, हिटिंग और बाइटिंग, मतलब कि किक किया गया, हिट किया गया है या काटा गया है तो उसको क्या मानेंगे? बैड टच में मानेंगे। और सेक्सुअल अब्यूज टच इज डिफाइंड एज फोर्स्ड और ट्रिक्ड टच ऑफ प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, मतलब कि बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं, किसी भी बहाने से या जबरदस्ती उसको टच किया जाता है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच किया जाता है, तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे? सेक्सुअल अब्यूज टच में आ जाएंगे। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो स्पर्श करने के तरीके हैं वो कितने प्रकार के हैं, और ये बात है वो बच्चों को भी बतानी चाहिए। स्पर्श है वो कितने प्रकार के होते हैं, और वो क्या वो बैड टच की श्रेणी में आते हैं या सेक्सुअल अब्यूज टच की श्रेणी में आते हैं या गुड टच भी हो सकते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। नया सवाल देख लेते हैं 69। अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एनी पर्सन इंक्लूडिंग ए चाइल्ड हु सस्पेक्ट्स दैट एन ऑफेंस अंडर द पोक्सो एक्ट हैज बीन और इज लाइकली टू बी कमिटेड, वेयर शैल बी प्रोवाइडेड दैट इंफॉर्मेशन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक बच्चे सहित जिसे संदेह है कि पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध किया गया है या होने की संभावना है तो वह इसकी जानकारी कहाँ प्रदान करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, द लोकल पुलिस, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नोर बी। करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि पोक्सो एक्ट के तहत किस प्रकार के कोई अपराध हो रहे हैं तो उन अपराध के लिए कोई भी व्यक्ति है वो शिकायत कर सकता है, जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत डिफाइन किया गया है। कहाँ पर ये शिकायत देगा? द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, मतलब एसजेपीयू में वो शिकायत कर सकता है, या एलपी में कर सकता है, लोकल पुलिस में भी वो शिकायत कर सकता है। और ये शिकायत है सभी कहाँ देंगे? कोई भी व्यक्ति होगा या बच्चा भी इसकी शिकायत कहाँ देगा? एसजेपीयू में देगा या एलपी में देगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 70। Every report made under subsection 1 of section 19 shall contain except, धारा 19 की उपधारा 1 के तहत की गई प्रत्येक रिपोर्ट में डैश को छोड़कर शामिल होगा। कौन शामिल होंगे? क्या क्या चीजें शामिल होंगी? एस्क्राइब्ड एन एंट्री नंबर एंड रिकॉर्डेड इन राइटिंग। बी है मस्ट बी पब्लिश्ड ऑन सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया। सी बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट। डी शैल बी एंटर्ड इन ए बुक टू बी केप्ट बाय द पुलिस यूनिट। तो क्या होंगे? आप अगर रिपोर्ट करवा रहे हैं तो कौन कौन सी कार्रवाई है होनी चाहिए? किसके तहत? सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। ये गलत हो रहा है, मस्ट बी पब्लिश्ड ऑन सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया, ये गलत हो रहा है। बाकी
सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 के तहत क्या होना चाहिए? एस्क्राइब्ड एन एंट्री नंबर होना चाहिए एंड रिकॉर्डेड इन राइटिंग। कोई भी शिकायत है वो उसके लिए कोई नंबर होगा, नंबर दिया जाना चाहिए और वो लिखित में होना चाहिए। शिकायत है वो लिखित में दर्ज की जानी चाहिए। और बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट, मतलब कि जो शिकायत की जा रही है उसको पढ़ के सुनाया जाए। और पढ़ के सुनाने के लिए जो भी बच्चा है या कोई भी व्यक्ति शिकायत कर रहा है तो उसकी लैंग्वेज में शिकायत दर्ज होनी चाहिए और उसकी सूचना है या उसकी पूरी जानकारी है वो पढ़ के सुनाई जानी चाहिए। ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर दिया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे को उसकी लैंग्वेज में जो शिकायत दर्ज हुई है उसको समझा पाए। और डी है शैल बी एंटर्ड इन ए बुक टू बी केप्ट बाय द पुलिस यूनिट। ये जो शिकायत है वो पुलिस यूनिट के रिपोर्ट बुक में दर्ज होनी चाहिए। तो सभी पॉइंट हैं ए सी और डी सही हो जाएंगे, परंतु सोशल मीडिया में नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया में ये रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए, पब्लिक मीडिया में नहीं जानी चाहिए, ये गलत हो रहा है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, मस्ट बी पब्लिश्ड ऑन सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया। इट इज रॉन्ग प्रोसेस। मूव टू क्वेश्चन नंबर 71। If the complaint material is being filed in a language which is not understood by the child or wherever considered necessary, the following action will have to be taken for its fulfillment। यदि शिकायत सामग्री किसी ऐसी भाषा में दर्ज की जा रही है जो बच्चे को समझ में नहीं आती है या जहां आवश्यक समझा जाता है, उसकी पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करनी होगी। क्या कार्रवाई करनी होगी? अगर कोई शिकायत बच्चा दर्ज कर रहा है तो उसकी भाषा में शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है तो क्या कार्रवाई करनी होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रांसलेटर शुड बी अपॉइंटेड और एन इंटरप्रेटर में बी प्रोवाइडेड। सी पेमेंट ऑफ फीस में बी पेड टू सच पर्सन। डी ऑल दीज shall be provided to the child if he fails to understand the content। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दीज shall be provided to the child if he fails to understand the content। ये सभी कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रांसलेटर प्रोवाइड किया जाना चाहिए या इंटरप्रेटर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और साथ में अगर इस तरीके के कोई पर्सन है, ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर है, क्वालिफाइड है और वो पेमेंट चाहता है, वो फीस चाहता है, तो उसको फीस है वो भी दी जाएगी। वो फीस कौन देगा? फीस देगा जो रिपोर्ट करने वाली अथॉरिटी है या भी जो कंप्लेंट सुनने वाली अथॉरिटी है वो फीस का पेमेंट करेगी, बच्चा नहीं करेगा। तो ये सभी कार्रवाई है वो करनी चाहिए। अगर बच्चा है वो उसकी लैंग्वेज में भाषा उसकी लैंग्वेज में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है तो ये सभी कार्रवाई होनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑल दीज शैल बी प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड इफ ही फेल्स टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। देख लेते हैं अगला सवाल 72। वेयर द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और द local police is satisfied that the child is in need of care and protection, arrangements should be made within dash including admitting the child to a shelter home or nearest hospital। जहां विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस इस बात से संतुष्ट हो कि बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है, वहां बच्चे को आश्रय गृह या नजदीकी अस्पताल में भर्ती करने सहित देश के भीतर व्यवस्था की जानी चाहिए। कितने घंटे के भीतर ये कार्रवाई की जानी चाहिए? या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस या लोकल पुलिस ऐसा मानती है, ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को आश्रय गृह में या नजदीकी अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। तो कितने घंटे के भीतर ये कार्रवाई हो जानी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। 24 आवर्स, 12 आवर्स, 1 आवर और डी है एट द मोमेंट। 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के भीतर ये कार्रवाई कर देनी होगी। 24 घंटे के भीतर ये कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा आपका 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स ये कार्रवाई हो जानी चाहिए। या तो उसको शेल्टर गृह में भेज दिया जाए या अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, क्योंकि पुलिस वाले ऐसा मानते हैं, विशेष किशोर पुलिस ऐसा मानती है, स्थानीय पुलिस ऐसा मानती है कि बच्चे को देखभाल की या सुरक्षा की जरूरत है। तो 24 घंटे के भीतर ये कार्रवाई हो जानी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 24 आवर्स। अगला सवाल देख लेते हैं 73। टू whom shall the special juvenile police unit or the local police be required to produce the child within 24 hours without unnecessary delay। विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को बिना किसी अनावश्यक विलंब के 24 घंटे के भीतर पीड़ित बच्चे को कहां पेश किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एंड द स्पेशल कोर्ट। बी, where no special court has been designated to the court of session।
और सी इंक्लूडिंग नीड ऑफ द चाइल्ड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन एंड स्टेप्स टेकन इन दिस रिगार्ड, डी ऑल दी अबव। ये सभी कार्रवाई करनी चाहिए, या तो विशेष किशोर पुलिस इकाई को या स्थानीय पुलिस को ये सब कार्रवाई करनी होंगी 24 घंटे के भीतर। द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड द स्पेशल कोर्ट, बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास में भेजना और स्पेशल कोर्ट के सामने पेश करना। वेयर नो स्पेशल कोर्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड, इस तरीके का कोई कोर्ट नहीं बना है तो कहाँ पेश करना होगा? कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन कोर्ट में उस बच्चे को पेश करना होगा। और सी है इंक्लूडिंग नीड ऑफ द चाइल्ड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन, ये सभी कार्रवाई स्टेप्स टेकन इन दिस रिगार्ड, तो ये स्टेप हमने बता दिए, या तो शेल्टर होम में या नजदीकी अस्पताल में उसको भेजा जाना चाहिए। तो ये सब कार्रवाई है वो पुलिस को या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को करनी होंगी बच्चे के लिए। सही उत्तर हो जाएगा डी ऑल दी वो। क्वेश्चन नंबर 74, नो पर्सन वेदर डैश shall be liable to any person who gives information for the purpose of reporting an offence under subsection 1 of section 19 of the POCSO Act। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोक्सो अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के तहत किसी अपराध की रिपोर्ट के प्रयोजन से सूचना देने वाले व्यक्ति के प्रति कोई भी व्यक्ति चाहे डैश उत्तरदायी नहीं होगा, मतलब कि रिपोर्ट कर रहा है और उसी पे केस दर्ज हो जाए तो ये उत्तरदायी नहीं होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी कार्रवाई के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज, सिविल और क्रिमिनल, सी है ह्यूमन ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डी स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क। सही उत्तर हमारा यहाँ हो जाएगा सिविल और क्रिमिनल। इससे क्या होता है कि कोई अपराध देख रहा है तो उसके ऊपर ही कोई कार्रवाई ना हो जाए, तो इससे बचने के लिए ये प्रोटेक्शन किया गया है पोक्सो एक्ट के तहत कि कोई कार्रवाई अगर करनी है तो उसके लिए रिपोर्टिंग होना जरूरी हो जाएगा, और रिपोर्ट करने वाला डर ना जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो पोक्सो एक्ट में रिपोर्ट करने वाले को सुरक्षा दी गई है कि वो किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होगा, ना तो सिविल केसेज के लिए या क्रिमिनल कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होगी। सही उत्तर हो जाएगा बी। देख लेते हैं अगला सवाल 75, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट इफ एनी पर्सन फेल्स टू रिपोर्ट द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 और सेक्शन 20 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द पोक्सो एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन चल रही है। यदि कोई व्यक्ति पोक्सो अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 या धारा 20 अथवा धारा 19 की उपधारा 2 के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो सजा का क्या प्रावधान है। यहाँ बताया है कि उसके खिलाफ अगर उसका इंटेंशन अच्छा है और रिपोर्ट कर रहा है तो किसी भी तरीके की दीवानी या अपराधी कार्रवाई है उसके खिलाफ नहीं होंगी। परंतु वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसकी लाइबिलिटी बन जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्या कार्रवाई की जा सकती है? शैल बी पनिश्ड विद imprisonment ऑफ ईदर description, B, which may extend to 6 months or with fine or with both. C, if offender is institutional person, imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine. D, all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। वो कार्रवाई करता है, रिपोर्ट दर्ज करता है तो उसके खिलाफ किसी तरीके का अपराध दर्ज नहीं होगा, उसको सुरक्षा दी जाएगी। परंतु नहीं कर रहा है, वो कोई अपराध होते देख रहा है, रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसी भी तरीके की उसको सजा दी जा सकती है, उसको सजा का प्रावधान किया गया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या फाइन भी लगाया जा सकता है, या दोनों 6 महीने का उसको सजा दी जाएगी या दंड भी दिया जा सकता है। और इसके साथ में ये बताया गया है कोई इंस्टीट्यूशनल पर्सन है, मतलब कि अस्पताल है या हॉस्पिटल है या स्कूल है या दूसरे कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बच्चा फेथ करके जाता है, बच्चे की सुरक्षा के लिए या बच्चे के बेटरमेंट के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, और वो इंस्टीट्यूशनल पर्सन किसी भी अपराध को नहीं बताता है तो उसके लिए सजा है, उसका प्रावधान रखा गया है। और ये सजा है वो 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है, साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये प्रावधान किए गए हैं कि रिपोर्ट होनी चाहिए, और आपने अगर रिपोर्ट नहीं की है, अपराध होते हुए देख रहे हैं फिर भी आपने रिपोर्ट नहीं की है, तो 6 महीने की सजा हो सकती है, और इंस्टीट्यूशनल पर्सन है उसके खिलाफ 1 साल की सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। अगला सवाल देख लेते हैं 76, व्हाट इज द पनिशमेंट इफ ए चाइल्ड फेल्स टू रिपोर्ट एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1
of Section 19 of the POCSO Act 2012। यदि कोई बच्चा पोक्सो अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 1 के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो क्या सजा होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ही सी shall be punished with imprisonment of either description, no punishment if a child fails to report the matter. C, if a child fails to report the case, he shall be punished like an adult. D, the child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months और with fine और with both। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, नो पनिशमेंट इफ ए चाइल्ड फेल्स टू रिपोर्ट द मैटर। मतलब कि बच्चा अगर रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसने अपराध तो देखा है परंतु उसने रिपोर्ट नहीं की है, तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करके, और अगर इस तरीके की घटना बड़े आदमी ने देखी है तो उसको रिपोर्ट करना होगा और उसका सजा का प्रावधान भी रखा गया है। परंतु बच्चा हो सकता है कि डर गया है, वो बता नहीं पा रहा है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नो पनिशमेंट इफ ए चाइल्ड फेल्स टू रिपोर्ट द मैटर। Move to question number 77। Any person giving false complaint or information against any person in respect of offense committed under section 3, 5, 7 and 9, which is intended only to humiliate, extort or threaten or defame him, what punishment shall be given? धारा 3, 5, 7 और 9 के तहत किए गए अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी शिकायत या जानकारी देने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका उद्देश्य केवल उसे अपमानित करना, उगाही करना, धमकाना, बदनाम करना है, क्या सजा दी जाएगी? मतलब कि झूठी शिकायत करके किसी व्यक्ति को अपमानित कर रहा है, उसके उससे कोई उगाही करना चाहता है, उसको धमकाना चाहता है, बदनाम करना चाहता है व्यक्ति को, तो क्या कार्रवाई होगी? जो सूचना देने वाला है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई का प्रावधान है, देख लेते हैं। ही सी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म। बी, नो पनिशमेंट इफ ए पर्सन मेक्स ए फॉल्स रिपोर्ट ऑफ द मैटर। If he makes false report of the case, he will be punished for a term which extends to 6 months or with fine or with both। D, both the sentences given in A and C are correct। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, बोथ द सेंटेंसेस गिवन इन ए एंड सी आर करेक्ट। ए और सी यहाँ पर सही हो जाते हैं। देख लेते हैं ए में क्या बताया है। ही सी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, मतलब उसके खिलाफ सजा का प्रावधान रखा गया है। और सी है, इफ ए मेक्स फॉल्स रिपोर्ट ऑफ द केस ही विल बी पनिश्ड फॉर ए टर्म विच एक्सटेंड टू 6 मंथ्स और विद फाइन और विद बोथ, मतलब कि उसके खिलाफ सजा का प्रावधान रखा गया है। वो सजा का प्रावधान क्या रखा गया? 6 महीने तक सजा है, वो बढ़ाई जा सकती है। तो पहला और तीसरा है वो सही हो जाता है, ए और सी सही हो जाते हैं। परंतु नो पनिशमेंट इफ ए पर्सन मेक्स ए फॉल्स रिपोर्ट ऑफ द मैटर, ये गलत हो जाएगा। अगर इस तरीके की कार्रवाई बच्चा नहीं कर पाता है या झूठी रिपोर्ट देता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। परंतु अगर वयस्क व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। तो बी सेंटेंस है वो गलत हो रहा है, हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, बोथ द सेंटेंसेस गिवन इन ए एंड सी आर करेक्ट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 78। इफ ए चाइल्ड गिव्स फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन देन नो पनिशमेंट विल बी गिवन, बट इफ any person gives false complaint or false information against a child, what will be the punishment? अगर कोई बच्चा झूठी शिकायत या झूठी जानकारी देता है तो कोई सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के खिलाफ झूठी शिकायत या झूठी जानकारी देता है तो सजा क्या होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ही सी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट। बी, दिस पनिशमेंट में बी एक्सटेंडेड टू 1 year और विद फाइन और विद बोथ। सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। डी, नीदर ए नॉर बी करेक्ट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ही सी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसके लिए सजा का प्रावधान है। दिस पनिशमेंट में बी एक्सटेंडेड टू 1 year और विद फाइन और विद बोथ। बच्चे के खिलाफ अगर कोई झूठी रिपोर्ट कर रहा है तो सजा का प्रावधान है जिसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है और दोनों भी दिए जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगला सवाल देख लेते हैं 79। कंसीडर द मीडिया प्रोसीजर रिलेटिंग टू चिल्ड्रन अंडर द पोक्सो एक्ट 2012। यहाँ पर प्रोसीजर बताए गए, मीडिया प्रोसीजर है वो बताए गए। पहला देख लेते हैं।
No comment on any child from any type of media or studio or photographic facilities without complete and authentic information which may affect the reputation or privacy of the child. Second है, no report in any media shall disclose the identity of the child including his or her name, address, photograph, family details, school, neighborhood. Third, any person who contravenes the provisions of subsection 1 or subsection 2 shall be liable to imprisonment of either description for a term which shall not be less than 6 months, but which may extend to 1 year or with fine or with both. पोक्सो एक्ट 2012 में बच्चे से संबंधित मीडिया प्रक्रिया विचार कर बताए क्या सही है, तो ये पॉइंट है वो बताए गए हैं। मीडिया प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है, तो कौन कौन से सही हो जाएंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी सेकंड एंड थर्ड ओनली, और फर्स्ट थर्ड ओनली। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। नो कमेंट ऑन एनी चाइल्ड from any type of media or studio or photographic facilities without complete and authentic information which may affect the reputation and privacy of the child। मतलब कि कोई भी कंप्लीट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास में है तो कोई भी मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक फैसिलिटीज है, आपको कोई भी कमेंट नहीं करना है। साथ में सेकंड है, नो रिपोर्ट इन एनी मीडिया सेल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज हर नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स, स्कूल, नेबरहुड। मतलब कि मीडिया रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, अपराध के खिलाफ मीडिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो बच्चे का कहीं पर भी नाम, पता, उसका फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल या स्कूल के बारे में भी और नेबरहुड के बारे में कोई भी इस तरीके की रिपोर्टिंग नहीं करेगा, मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा। थर्ड है, एनी पर्सन हु कंट्रावीन्स provisions of subsection 1 or subsection 2 shall be liable to imprisonment of either description for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year or with fine or with both। तो ऐसा वो कोई कृत्य करता है, मीडिया पर्सन इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, और वो सजा है कम से कम 6 महीने की होगी। इस 6 महीने की सजा को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, अर्थदंड भी दिया जा सकता है, और साथ में दोनों भी किए जा सकते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और डियर फ्रेंड, सरिस का श्रृंखला फोर्थ का देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन 80। व्हाट आर द चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स अंडर द पोक्सो एक्ट 2012। पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत बाल हितैषी प्रक्रियाएं क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। द एक्ट ऑल्सो मैंडेट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली स्पेशल कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इसके लिए सेक्शन 28 बताया गया है। बी, अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पीपी जिसको बोलते हैं, फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट फॉर कंडक्टिंग केसेज ओनली अंडर द प्रोविजंस ऑफ पोक्सो एक्ट, इसके लिए सेक्शन बनाया है 32। सी है, द स्पेशल कोर्ट shall create a child friendly atmosphere and allow the child to be accompanied by a family member, guardian, friend or relative in whom the child has trust or confidence to be present in the court, section 33। D, the child must not be brought face to face with the accused while giving her his statement to the police or the magistrate or while testifying, section 24 and 36। ई है ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत बाल हितैषी प्रक्रियाएं हैं, कौन सी कार्रवाई हैं जो बच्चे के पक्ष में होती हैं वो करनी चाहिए। सबसे पहला देख लेते हैं, द एक्ट ऑल्सो मैंडेट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली स्पेशल कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट है वो बनाए जाएं, और इसके लिए सेक्शन बताया है 28 में ये बात बताई गई है कि चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है वो बनाए जाए, ये प्रावधान किया गया है। बी में देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको स्पेशल पीपी बोलते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब है कि सरकारी वकील है वो स्पेशल कोर्ट के लिए लगाए जाने चाहिए, कंडक्टिंग केसेस ओनली अंडर द प्रोविजंस ऑफ पोक्सो एक्ट। तो पोक्सो एक्ट के तहत वो कार्रवाई सुनेंगे, यहाँ पर सरकारी वकील होना चाहिए, और इसका प्रावधान बताया गया सेक्शन 32 में। सी में, the special court shall creates a child friendly atmosphere and allow the child to be accompanied by a family member, guardian, friend or relative in whom the child has trust or confidence to be present in the court,
मतलब कि कोर्ट के द्वारा ये कार्रवाई करनी चाहिए कि बच्चा डरे नहीं, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाया जाए। तो ये अलाउ किया जाए, कोई भी फैमिली मेंबर उसके साथ में आ सकता है, गार्डियन आ सकता है, फ्रेंड आ सकता है, रिलेटिव आ सकता है, जिस पर बच्चा ट्रस्ट करे वो कोर्ट में आ सकता है। और इसका प्रावधान है कहाँ पर रखा गया है, ये सेक्शन 33 में बताया गया है पोक्सो एक्ट के। और डी है, द चाइल्ड मस्ट नॉट बी ब्रॉट फेस टू फेस विद द अक्यूज्ड व्हाइल गिविंग हर हिज स्टेटमेंट। मतलब कि बच्चे को फेस टू फेस अपराधी के सामने नहीं करना है जब वो स्टेटमेंट दे रहा है। टू द पुलिस और मजिस्ट्रेट, पुलिस के सामने भी कोई वो फेस टू फेस नहीं करवाना है, अपराधी के सामने उसको नहीं रखना है। मजिस्ट्रेट के सामने भी वो स्टेटमेंट दे रहा है तो ऐसा नहीं करना है। जब वो उसकी जांच की जा रही है तो फेस टू फेस अपराधी के सामने नहीं करना है, ये प्रावधान किया गया है। और ये बात बताई गई है सेक्शन 24 में और 36 में बताई गई है। तो चाइल्ड फ्रेंडली एक्टिविटीज हैं पोक्सो एक्ट में बताई गई है, उनके अलग अलग सेक्शन भी बताए हैं। इन सेक्शन पर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर मैं आपकी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेक्शन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन पर 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको सारी चीजें अच्छे से देखनी है। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है ई, ऑल दी अबव। साथियों, इस तरीके से हम सरिस्का श्रृंखला फोर्थ के 20 क्वेश्चंस हैं वो कर चुके हैं, और ये सारे क्वेश्चंस हैं पोक्सो एक्ट पर आधारित है, जो बनाया गया था 2012 में और 2019 में, उसमें अमेंडमेंट किए गए थे। ये सारे क्वेश्चंस हैं वो स्कूल के रेफरेंस में लाए जा रहे हैं, तो स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, एसी, डीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, केवीएस, एनवीएस और दूसरे जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स, ये उनमें भी ये क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए। साथियों, अगर आप एस्पिरेंट है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के लिए भी, तो इन परीक्षाओं के लिए एनबीएस ने एनबीएस सिस्टम या एनबीएस स्कीम रखा है। और इस तरीके के कंटेंट हैं आपको कहीं पर दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। नवोदय विद्यालय के लिए जो कंटेंट है वो नवोदय सिस्टम पर धौलागढ़ माता श्रृंखला है वो लेकर के आ रही है। धौलागढ़ माता श्रृंखला में नवोदय सिस्टम पर आधारित प्रश्नोत्तरी है वो चर्चा की जा रही है। ये यूनिक सीरीज है, दूसरी जगह आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पहली बार रखा गया है कि नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये सारे कंटेंट है आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो इसके लिए कोई भी पोर्शन आपका छूट ना जाए, तो नॉलेज मंडली ने चक्रवाती प्लान के तहत धौलागढ़ माता श्रृंखला है वो लॉन्च की है। धौलागढ़ माता श्रृंखला में सारे कंटेंट हैं वो चर्चा किए जाएंगे। क्या क्या चीजें चर्चा की जाएंगी, वो आपके सिलेबस के अनुसार सारे कंटेंट हैं वो लाए जा रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं एनबीएस स्कीम में क्या सिलेबस आपके रखा गया है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मेस मैनेजमेंट है, हॉस्टल मैनेजमेंट है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है, एडमिशन इन जेएनवीज है। तो ये सब प्रोसेस है वो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके साथ में और क्या क्या चीजें आ सकती है आपकी परीक्षा में, हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम है, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज है, परचेज प्रोसीजर है, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेन वेस्टी और ट्रांसफर पॉलिसी। तो सारे टॉपिक हैं आपके कवर किए जा रहे हैं किसमें, धौलागढ़ माता श्रृंखला में। आपको अगर ये सारे कंटेंट देखने हैं, पढ़ने हैं, नवोदय सिस्टम पर प्रश्नोत्तरी आपको पढ़नी है, जाननी है, तो आप धौलागढ़ माता श्रृंखला की मेंबरशिप ले लीजिए और आपके सारे कंटेंट को तैयार करिए। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।